हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आरओ का फुल प्रैक्टिस सेट करा रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ध्येय आईएएस के पूरे 20 प्रैक्टिस सेट, जिसमें 10 जीएस के और 10 हिंदी के अपलोड कर दिए हैं। ये जीएस वर्ल्ड का 10वां प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम लोगों ने 9 ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। बहुत ही फुल डिटेलिंग के साथ इसका एक्सप्लेनेशन किया गया है, चारों ऑप्शन को कवर किया गया है, विद मैपिंग कवर किया गया है, मिनिमम टाइम में फुल डिटेलिंग के साथ, बिना किसी फर्जी की बात किए हुए ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर की हैं दोस्तों। हिंदी का भी सेक्शन दोस्तों हम लोगों ने कवर किया है, बहुत अच्छे से उसको भी कवर किया है, आप लोग जाकर के उसको देख सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग जो है करंट अफेयर्स का भी एक प्रॉपर सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 7 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं और आखिरी एक 8वां प्रैक्टिस सेट बचा है, वो भी अपलोड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसमें कुल 850 क्वेश्चन है, जिसमें 2023 के पूरे वर्ष का निचोड़ है दोस्तों, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप में है, जो एग्जाम में एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोगों के लिए काफी आसान हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग अपने समय को बिना खर्च करते हुए अपने बेशकीमती समय का सदुपयोग करने के लिए शुभारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो दोस्तों इसमें केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी। और कब की गई थी? 1964 में की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। 1964 में मात्र कार्यकारी आदेश से इसकी स्थापना की गई थी और 2003 में दोस्तों इसको सांविधिक दर्जा दिया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसके पहले हम लोगों ने पॉलिटी के सेक्शन में पूरा बता दिया है कि क्या क्या ये संस्थाएं होती है, संवैधानिक संस्थाएं, सांविधिक संस्थाएं, मानवाधिकार वाली चीजें क्या होती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें, विधिक अधिकार क्या होता है, ये सब कुछ बता चुके हैं, तो आप लोग जाके उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो 2003 में इसको क्या किया गया था? इसको सांविधिक दर्जा दिया गया था, ना कि संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, सांविधिक मतलब जो संसद के कानून के द्वारा निर्मित होती है, 2003 में। ठीक है, और इसमें हमको एक चीज ध्यान देना है, इसमें 1+2 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग दोस्तों 1966 में आया था और इसके जो अध्यक्ष थे वो मोरारजी देसाई थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। ठीक, सेकंड है, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई? राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1938 में की गई थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम लोग एक चीज देखते हैं 1944 में, 44 है ना, 4 4 8 होता है ना, 4 4 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 8। तो बॉम्बे प्लान आया था, एक बॉम्बे प्लान आया था, जिसको 8 उद्योगपति ने, मुंबई के 8 उद्योगपतियों ने इसको बनाया था। ठीक है, बॉम्बे प्लान को 8 उद्योगपतियों ने मिलकर के बनाया था, जो कि योजना समिति से ही संबंधित था, योजना निर्माण करने से ही संबंधित था। ठीक है, उद्योगों के संदर्भ में योजना निर्माण से संबंधित था ये प्लान। ठीक है, थर्ड, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड में संरचना और पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव की सिफारिश की थी? तो लोढ़ा समिति ने की थी। लोढ़ा समिति, जब आईपीएल में काफी उस समय बवाल चल रहा था, आज से 3-4 साल पहले, तो उस समय लोढ़ा समिति की स्थापना की गई थी दोस्तों। ठीक है, चौथा है, निम्नलिखित में जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो जापान की मुद्रा का नाम येन होता है दोस्तों। ठीक है, और रियाल दोस्तों हम लोगों को ध्यान देना, रियाल कई देशों की मुद्रा है, ओमान की है, यमन की है, कतर की है, सऊदी अरब की है, साउथ अफ्रीका में समझिएगा इसको, सऊदी अरब लिखा हुआ है। ठीक है, और ईरान की है। ओमान, यमन, ईरान, कतर, सऊदी अरब। अगर आपके माइंड में मैप चल रहा होगा मध्य एशिया का, तो आप लोग तुरंत इसको रिलेट कर जाएंगे और एक बार में ही याद हो जाएगा। ओमान, यमन, कतर, ईरान और सऊदी अरब इधर हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा। युआन दोस्तों चीन का है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पांचवा है, निम्नलिखित में से भारत में प्राचीन लौह युग जुड़ा हुआ है? तो प्राचीन लौह युग जो भारत का जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? चित्रित धूसर मिट्टी के बर्तन से। अब देखिए, प्राचीन लौह युग मतलब दोस्तों 1200 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, हम लोग देखते हैं, ईसा पूर्व है दोस्तों, ईस्वी मत समझिएगा। ठीक है, ईसा पूर्व है। ठीक है, ये देखिए, हम लोग देखते हैं ना, भारत का जो वैदिक काल है 2 पार्ट में बटा हुआ है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है वो उत्तर वैदिक काल। और हम लोग पढ़े हैं, प्रैक्टिस सेट में भी लगाए हैं कि 1000 ईसा पूर्व में लगभग लोहे की खोज हो जाती है। तो प्राचीन लौह युग 1200 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और वही उत्तर वैदिक काल को ही चित्रित धूसर मिट्टी के बर्तन मिले थे उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, चित्रित धूसर मृदभांड मिले थे। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, तो चित्रित धूसर मृदभांड कहें या चित्रित धूसर मिट्टी के बर्तन कहें, बात एक ही होती है। ठीक है, ये हो गया। काले और लाल मिट्टी के बर्तन हम लोग पढ़ते होंगे, ये वाली विशेषता हमको कहां से मिलती है? हड़प्पा सभ्यता से मिलती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। और गेरू रंग के मिट्टी के बर्तन कहां से मिलते हैं? गेरू रंग के मिट्टी के बर्तन हमको दोस्तों ऋग वैदिक कालीन विशेषता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ध्यान देना है। और उत्तरी काली पॉलिशदार मिट्टी के बर्तन हमको मिलते हैं मतलब 600 ईसा पूर्व से मिलते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं महाजनपद काल या
मतलब जो है मौर्य काल से भी हमको मिलना ये शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को ध्यान देना है। और जो चित्रित धूसर मिट्टी के बर्तन थे ये लौह युगीन भारतीय संस्कृति के उदाहरण है। घग्गर, हाकरा जो नदी घाटी है वहां के साइड हमको मिलता है, और गंगा के मैदानों में भी ये चीजें हमको मिलती हैं। तो इंपॉर्टेंट, अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा ये सब। 6th है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? मौर्य राजवंश दोस्तों ईसापुर था। गुप्त राजवंश 318 ईस्वी से 19 ईस्वी से लगभग 550 ईस्वी तक चला। कुषाण राजवंश दोस्तों 72 ईस्वी में कुषाण था खुद का। और कर्ण राजवंश दोस्तों ये शुंग, कर्ण, सातवाहन के संदर्भ में आते हैं, मतलब मौर्य के बाद आते हैं। तो सबसे पहले मौर्य आता है इसमें। कर्ण वंश के जो संस्थापक था वो वासुदेव था दोस्तों। ठीक है, और एक क्रम मिलता है हम लोगों को, शुंग, कर्ण, मतलब शुंग के बाद कर्ण आते हैं, कर्ण के बाद सातवाहन आते हैं। ठीक है, जो शुंग का अंतिम राजा था दोस्तों वो देवभूति था। कौन था? देवभूति। देवभूति की हत्या करके ये कर्ण वंश का संस्थापक जो वासुदेव होता है, वो वासुदेव देवभूत की हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना करता है। और जो कर्ण वंश का जो अंतिम शासक होता है वो होता है दोस्तों सुशर्मा होता है। ठीक है, सुशर्मा होता है। और सुशर्मा की हत्या करके जो सातवाहन वंश का संस्थापक होता है कौन होता है? सिमुख होता है, वो सातवाहन वंश की स्थापना करता है। बाकी कुषाण, गुप्त और मौर्य के बारे में हम लोग पहले बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। 7th है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कन्नौज के यशोवर्मन पर आधारित है? तो कन्नौज के यशोवर्मन पर आधारित दोस्तों गौड़ बहु है। गौड़ बहु का मतलब देखिए, गौड़ का मतलब होता है बंगाल के, गौड़ वंश है कि नहीं वो, और बहु का मतलब विजेता होता है। तो मतलब बंगालियों को हराने वाला, गौड़ों को हराने वाला कौन? गौड़ बहु मतलब यशोवर्मन। और इस पुस्तक को लिखा था वाकपति ने लिखा था। ठीक है, किसने लिखा था? वाकपति ने लिखा था। ठीक, और मालविकाग्निमित्रम मतलब मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया मालविकाग्निमित्रम में। और इसके रचयिता कौन है? कालिदास हैं। राजतरंगिणी कल्हण लिखे हैं जिसमें 12वीं शताब्दी में यह पुस्तक लिखी गई और कश्मीर के इतिहास का वर्णन होता है। दोस्तों यशोवर्मन के बारे में और थोड़ा बताएं, जैसे हम लोग सातवाहन को देखते हैं ना, सातवाहन को दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता है ना, तो ऐसे यशोवर्मन को सकल उत्तरापथ का स्वामी कहा जाता है। सकल उत्तरापथ का स्वामी कहा जाता है। और यशोवर्मन को हराया किसने था? जो कश्मीर के राजा थे ललितादित्य मुक्तापीड़, जो कारकोट वंश के राजा थे ना, उन्होंने यशोवर्मन से युद्ध हुआ था, यशोवर्मन को उन्होंने हराया था। ठीक है, और यशोवर्मन के संदर्भ में हमको एक चीज और मिलता है, मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन के काल का है कि नहीं? और हमको मिलता है ये यशोवर्मन चंदेल वंश के शासक थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। 8th है, निम्नलिखित में से कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? अभी देखिए आ गया, यही होता है एक्सप्लेनेशन का फायदा। कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव था। इसने किसकी हत्या की थी? इसने जो शुंग वंश का जो आखिरी शासक था कौन था? देवभूति था, उसकी हत्या करके ये इन्होंने कर्ण वंश की स्थापना की थी। दोस्तों हमको मतलब क्रम याद होना चाहिए, शुंग, कर्ण, सातवाहन। ठीक है, ऐसे ही जब विदेशियों का आक्रमण होता है भारत में, उधर इंडो ग्रीक, शक, पहलो, कुषाण आ जाते हैं। ठीक है, 9th है, नागानंद नाटक निम्नलिखित में से किस सम्राट ने संस्कृत भाषा में लिखा है? इंपॉर्टेंट, संस्कृत भाषा में, तो वो हर्षवर्धन ने लिखा है। हर्षवर्धन के दोस्तों 3 नाटक मिलते हैं, एक नागानंद हो गया, एक रत्नावली हो गया। ठीक है, एक रत्नावली हो गया और एक हो गया प्रियदर्शिका। क्या हो गया? प्रियदर्शिका। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। और नागानंद में इसने खुद परफॉर्म भी किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 10th, निम्नलिखित में से किसने पुणे में आर्य महिला समाज का गठन किया था? तो पुणे में आर्य महिला समाज का गठन रमाबाई सरस्वती ने किया था। 11th है, 1829 में बंगाल विनियमन अधिनियम मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस मुद्दे से संबंधित था? तो हम लोगों को पता है सती प्रथा उन्मूलन के मुद्दे से संबंधित था। जब राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 का सती प्रथा विरोधक अधिनियम बनाया था दोस्तों। ठीक है, अधिनियम 17 के तहत ये सारी चीजें बैन कर दी गई थी। 12वां क्वेश्चन है ये, महिलाओं के अधिकारों और विवाह के संबंध में 1861 तक जो जो कदम उठाए गए थे उनमें जो विधायी उपाय था, उन विधायी उपायों में कौन सा सही है ये बताना है। अंतरजातीय विवाह की अनुमति, ये सही है। तब अंतरजातीय विवाह को अनुमति दे दी गई थी, लेकिन आज दोस्तों उतनी मात्रा में प्रचलित नहीं है समाज में। ठीक है, विरासत के संबंध में बेटी को बेटे के बराबर माना जाएगा, ये भी तब की बात थी, 1861 तक कानून बना दिया गया था, लेकिन आज भी ये स्थिति डामाडोल है। ठीक है, तो पहला और दूसरा तो इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है, पुरुषों और महिलाओं को दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, मतलब। ठीक है, तो ये उस समय नहीं था, उस समय नहीं था, ये अभी है, अनुच्छेद 39D के तहत है। ठीक है, ये हम लोगों को मिला है, तो ये गलत हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा ये, तो इसका 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक है, महिलाओं का अनैतिक व्यापार अवैध होगा, ये भी बात उस समय तक नहीं की गई थी। ठीक, तो हमको ये ध्यान देना है। 13वां क्वेश्चन है, जून 1937 में जब प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ
तो भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो था। दोस्तों हम लोगों को ये ध्यान देना है, लॉर्ड विलिंगटन दोस्तों 1931 से 36 तक था, लॉर्ड इरविन दोस्तों 1926 से 31 तक था, लॉर्ड लिनलिथगो दोस्तों 36 से 43 तक था, और वेवेल दोस्तों 44 से 47 तक था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, ठीक है। 14th है 1767 से 1769 ईस्वी में अंग्रेजों और हैदर अली के बीच लड़ा गया प्रथम मैसूर युद्ध निम्नलिखित में से किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो प्रथम मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ। द्वितीय मैसूर युद्ध जो 1780 से 84 में हुआ था वो मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ, और तृतीय मैसूर युद्ध जो 1793 में हुआ था, वो 1792 से 93, 90 से 93 कह सकते हैं, वो श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था। और चतुर्थ मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 ईस्वी में हुआ था, उसमें मैसूर की हार हो गई थी और टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ये ध्यान देना है हम लोगों को, ठीक है। तो ये हो गया मैसूर युद्ध के बारे में। जो ये पौंडीचेरी की संधि है, ये पौंडीचेरी की संधि कब होती है दोस्तों? 1749 से 1754 के बीच में पौंडीचेरी की संधि कब होती है? जब द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, ठीक है। तो पौंडीचेरी के संधि के माध्यम से दूसरी कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है। एक्सला चापेल की संधि ये प्रथम जब होता है 1746 से 48 के बीच में, जब प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध होता है, मतलब अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, तो प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध का समापन हुआ था एक्सला चापेल की संधि से। द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध का जो समापन हुआ था पौंडीचेरी की संधि से, और तृतीय आंग्ल कर्नाटक का युद्ध जो समाप्त हुआ था, जो जिसको 1756 से 63 तक सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है, वो समाप्त हुआ था दोस्तों पेरिस की संधि से। तो ये सारी संधियां बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। 15th है निम्नलिखित में से राम प्रसाद बिस्मिल किस केस से संबंधित थे? तो वो काकोरी षड्यंत्र से संबंधित थे राम प्रसाद बिस्मिल, और इनके साथ 4 लोग थे। कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे, इनको फांसी कहां दे दी गई थी? गोरखपुर में दी गई थी। और फैजाबाद में किसको दी गई थी? अशफाक उल्लाह खान को। राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी कहां दी गई थी? गोंडा में दी गई थी। और रोशन सिंह को फांसी इलाहाबाद प्रयागराज में दी गई थी, ठीक है, ये ध्यान देना है। और अलीपुर साजिश दोस्तों 1908 में हुआ था। कानपुर साजिश दोस्तों हम लोगों को ध्यान देना, कानपुर साजिश और ये जो काकोरी षड्यंत्र है, दोनों अंतर है, दोनों 2 चीजें हैं। क्योंकि हम लोग देखते हैं ना, काकोरी केस एचआरए के सदस्य करते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना राम प्रसाद बिस्मिल करते हैं 1924 में कानपुर में। तो हम लोग कभी कभी कानपुर और काकोरी केस को एक समझ लेते हैं, अंतर है ये। कानपुर साजिश अलग है, काकोरी साजिश अलग है, ठीक है। तो कानपुर साजिश दोस्तों कब होती है? तो कानपुर साजिश दोस्तों 1924 में ही होती है, हमको ध्यान देना है, ठीक, इंपॉर्टेंट है। और मेरठ साजिश दोस्तों 1929-31 में होती है, ठीक है, 29 और 31 में होती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना ये सारी चीजें। 16वां है फरवरी 1905 में भारत के बाहर लंदन में स्थापित इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के द्वारा की गई थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई। दोस्तों अभी तक जितने भी क्वेश्चन लगाए हैं ना, अगर आप लोग हमारे पिछले क्वेश्चंस देख रहे होंगे, पिछले प्रैक्टिस सेट देख रहे होंगे, एक को क्वेश्चन नहीं मिला है, लेकिन हमारे एक्सप्लेनेशन में ये सारी चीजें आई हैं, ठीक है। हमारे जो पहले हमने एक्सप्लेनेशन किया है उसके तहत जो आगे के क्वेश्चन मिलेंगे वो आ रहे हैं। तो हम जो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, अगर नहीं पता है तो उसको नोट करिए, और आने वाले एग्जाम में भी वहीं से मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ये सब चीजें। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना करते हैं, और लाला हरदयाल दोस्तों 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना करते हैं। और उसको सैन फ्रांसिस्को दोस्तों कहाँ है? ये ऐसे है, ऐसे कैलिफोर्निया है, ये ऐसे अमेरिका हो गया, यहां पर ये सैन फ्रांसिस्को है, ये सैन फ्रांसिस्को है। तो ये कहाँ है? पैसिफिक कोस्ट पर है, प्रशांत तट पर है। तो इसको क्या कहा जाता है? पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन भी कहा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। तो ये हो गया। वीडी सावरकर ने दोस्तों 1904 में अभिनव भारत लिखा था, ठीक है, और इन्होंने इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी लिखा था, है कि नहीं। और मदन लाल ढींगरा दोस्तों हम लोग पता होगा, मदन लाल ढींगरा 1909 में दोस्तों लॉर्ड कर्जन विलियम वाइली की हत्या कर देते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 17वां क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, बताना है। देवेंद्र नाथ टैगोर युवा भारत नहीं लिखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट ध्यान देना, युवा भारत दोस्तों लाला लाजपत राय लिखते हैं, ठीक है। और देवेंद्र नाथ टैगोर के बारे में एक चीज हम लोग पहले पढ़ चुके थे, 1839 में इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर की पत्रिका नहीं है, इन्होंने गीतांजलि लिखी थी, ठीक है, ये लिखी थी गीतांजलि। तो गांधी जी की गीतांजलि होगी नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि थी। और तिलक ने केसरी लिखी थी, ये इंपॉर्टेंट, मतलब ये सही सुमेलित है। केसरी और मराठा लिखी थी, मराठा मराठी भाषा में नहीं थी, मराठा अंग्रेजी भाषा में थी और केसरी मराठी भाषा में थी, ठीक है। 18वां निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं, बताना है, ठीक है, सही सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें सही सुमेलित बताना था, इसमें सही सुमेलित नहीं है।
रविन्द्रनाथ टैगोर ने गोरा लिखी है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी थी, इसी में इन्होंने सबसे पहले जो है धन निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की थी। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण 1859-60 में लिखी थी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और आर.सी. दत्त ने भारत का इतिहास नहीं लिखा था दोस्तों, तो यही गलत सुमेलित है और यही इसका आंसर हो जाएगा। आर.सी. दत्त ने लिखा था दोस्तों द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी थी इन्होंने, ये ध्यान देना है, ठीक। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी दूसरों की भलाई करने के लिए नाम से जाना जाता है? तो लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है और एमजी रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 20वां है, भारत को सबसे पहले द्विसदनीय विधानमंडल निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था? तो दोस्तों हम लोग पढ़े केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना और प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना 1919 के अधिनियम के तहत की गई थी, ठीक है। तो 1919 का अधिनियम भी हम लोग पहले के प्रैक्टिस सेट में ही हम लोग विस्तार से पढ़ चुके हैं, 1935 का भी विस्तार से पढ़ चुके हैं। अब इसमें हम लोग 1861 के बारे में पढ़ लेते हैं विस्तार से। 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम होता है, इसमें हमको ध्यान देना है गवर्नर जनरल, ऐसे ही धीरे धीरे दोस्तों हम लोगों का पूरा सेट, पूरा जीएस रिवीजन हो जाता है और ऐसे ही होता है, एक साथ नहीं सब चीजें होती हैं, ठीक है। आगे पढ़िए, पीछे का रिवीजन करते चलिए धीरे धीरे, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद को 4 से बढ़ाकर 5 कर दिया गया। अब ये देखना है कब कब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में परिवर्तन हुआ है। तो 1773 में 4 था, 1784 में 1 कम करके 3 कर दिया गया था और 1833 में एक विधि आयोग, विधि अध्यक्ष, विधि सदस्य की प्रावधान किया गया था ना, तो उसमें फिर 4 कर दिया गया। फिर 1861 में 5 कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद विधायी परिषद के सदस्य संख्या न्यूनतम 6 और अधिकतम 12। अब ये विधायी परिषद कहां से आ गया? मतलब जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद थी उसको विधायी परिषद और प्रशासनिक परिषद में बांट दिया गया था। और किस अधिनियम के तहत बांटा गया था? 1853 के अधिनियम के तहत बांटा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट, रेगुलेटिंग एक्ट की क्लास में पूरा बहुत अच्छे से समझा चुके हैं हम लोग, ठीक है। विभागीय प्रणाली की शुरुआत होती है, इंपॉर्टेंट है। बंबई और मद्रास को कानून बनाने की शक्ति वापस कर दी जाती है। और कानून बनाने की शक्ति ली कब गई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंबई और मद्रास को कलकत्ता के अधीन कर दिया गया था। और 1861 में विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है, जब बंबई और मद्रास को दोस्तों उनकी शक्तियों को वापस कर दिया जाता है। इसीलिए कहा जाता है विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत होती है, ठीक है। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है और केवल 6 महीने के लिए। वर्तमान में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, 6 महीने 6 सप्ताह अधिकतम लागू रहता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। गवर्नर जनरल को अन्य स्थान पर विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति दी जाती है और उन्होंने किया कहां? बंगाल में, पंजाब में और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, मतलब बंगाल इधर कोने, पंजाब उधर कोने और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और कोने हो गया, ठीक है। तो रिलेट कर सकते हैं, एक सीधी लाइन बन रही है कि नहीं, उधर से तिर्यक रेखा बन रही है, ठीक। तो ऐसे रिलेट करके हम लोग याद कर सकते हैं इसको। भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई, क्योंकि मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव इसलिए भी कह सकते हैं विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ जाती है, ठीक है। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। कानून बनाने की प्रक्रिया में इससे पहले भारतीय नहीं शामिल थे, तो भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई और कुछ भारतीयों को विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित किया गया था। और कौन कौन थे वो? 3 भारतीय गैर मनोनीत किए गए थे। एक बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा थे और सर दिनकर राव थे दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें हम लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। अब हम लोग अगला देख लेते हैं। 21वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन में से कथन कारण वाला क्वेश्चन है, ठीक है। प्रांतीय स्वायत्तता भारत सरकार अधिनियम 1935 में पेश की गई। प्रांतीय स्वायत्तता मतलब प्रांतों में जो द्वैध शासन लगा था, 1935 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन हटा दिया गया था, है कि नहीं, 1935, और केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया था। तो इसीलिए कहा जा रहा प्रांतीय स्वायत्तता भारत सरकार अधिनियम 1935 में पेश की गई थी। सत्य बात है, क्योंकि इस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन भी किया था, यह भी सत्य है। और कथन कारण इसकी व्याख्या कर रहा है दोस्तों, कारण कथन की व्याख्या कर रहा है, ठीक है। 22वां है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? बेगम हजरत महल कानपुर से नहीं करती हैं, कानपुर से तात्या टोपे और नाना साहब करते हैं। बेगम हजरत महल दोस्तों बिरजिस कादिर का नेतृत्व करते हुए लखनऊ से करती हैं, तो यही सुमेलित नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। खान बहादुर खान बरेली से करते हैं, कुंवर सिंह बिहार से करते हैं, बख्त खान दिल्ली से करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली में कौन करते हैं? दिल्ली में बहादुर शाह जफर और बख्त खान करते हैं। और दमन भी पूछा जाता है, दमन कौन करते हैं? निकलसन और हडसन करते हैं। निकलसन और हडसन करते हैं, इंपॉर्टेंट है। हडसन रोड भी बना हुआ है, कानपुर में हडसन कॉलेज भी है परेड के पास, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को ध्यान देना है। कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे करते हैं, ठीक है। और दबाता कौन है इसको? कैंपेबल दबाते हैं, ठीक है,
कैंपेबल यहां भी दबाते हैं और कैंपेबल लखनऊ में भी आ जाते हैं दबाने, क्योंकि कानपुर से लखनऊ कितनी दूरी है, पहले लखनऊ में दबाते हैं फिर लखनऊ से कानपुर आ जाते हैं, ठीक है, नहीं पहले कानपुर में दबाते हैं फिर कानपुर से लखनऊ चले आते हैं, कितनी दूरी है, ठीक है, तो ऐसे ध्यान करके रिलेट करके कर सकते हैं। और लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था, बेगम हजरत महल ने, और दबाया किसने था, ला से लखनऊ, ला से लॉरेंस और कैंपेबल ने दबाया था, ठीक है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व करती हैं और ह्यूरोज ने दबाया था, ठीक है। इलाहाबाद लियाकत अली नेतृत्व करते हैं और दबाया किसने था, कर्नल नील ने दबाया था, ठीक, इंपॉर्टेंट है। जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था और टेलर और आयर ने दबाया था। हमको पूरा नाम नहीं याद करना होता है, ठीक है, बस आखिरी नाम का आखिरी अक्षर याद कर लीजिए, ठीक है, टेलर आयर बस। बरेली में खान बहादुर खान ने किया था नेतृत्व और हटसन ने दबाया था। बरेली देखिए, हटसन दिल्ली में भी और हटसन बरेली में भी। हटसन दिल्ली से बरेली ट्रांसफर कर गए, कितनी दूर था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश दिल्ली के पास है ना, तो यहां से थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने नेतृत्व किया था और कर्नल नील ने दबाया था। मतलब फैजाबाद और इलाहाबाद में देखिए, इलाहाबाद में नील थे तो इलाहाबाद से फैजाबाद कितनी दूरी है, ज्यादा दूरी नहीं है, दाब दिए धर के, है कि नहीं। फतेहपुर में अजीमुल्ला खान ने नेतृत्व किया था और दबाया किसने था, जनरल रेनाल्ड ने दबाया था, ठीक है। तो इस तरीके से रिवीजन होता है और इसी तरीके से किया भी जाना चाहिए, ठीक है। प्रख्यात तमिल कवि सी सुब्रमण्यम भारती भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़े थे, तो वो उग्रवादी आंदोलन से जुड़े थे। इनको अन्य नाम भी कहा जाता है, महाकवि भारथियार भी कहा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, भरथियार भी कहा जाता है, ठीक, ये ध्यान देना है। और इनको महाकवि भारती भी कहा जाता है, महाकवि भारती भी कहा जाता है। ये तमिल के लेखक थे, कवि थे, पत्रकार थे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, ठीक है। 24वां है, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं पर विचार करना है और घटित होने के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। चंपारण दोस्तों 1917 में हुआ था, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले 2 आ जाता है, फिर दोस्तों 1 आ जाता है, फिर आ जाता है 4, फिर 3, 2 1 4 3 दोस्तों, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 25वां, निम्नलिखित घटनाओं को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सही कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है, साइमन कमीशन 1927-28 में आता है, ठीक है, यह है। होम रूल आंदोलन 1916 में होता है, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 में आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों कौन हो गया, 1885 कांग्रेस की स्थापना हो गई, फिर आता है तीसरा आ जाता है, फिर आ जाता है दूसरा, फिर आ जाता है दोस्तों चौथा। तो 1 3 2 4 कहां है दोस्तों, पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 26वां, बाजरा का डाउनी मिल्ड्यू किसके कारण, ये एक रोग है, डाउनी मिल्ड्यू किसके कारण होता है, तो ये कवक बीमारी होती है, कवक की बीमारी होती है, ग्रैमी निकोला होता है, जिसको स्क्लेरोस्पोरा भी कहते हैं, ठीक है, तो ये कवक के द्वारा होता है, ठीक। 27वां है, पौधों में पोषक तत्व की अनिवार्यता का मापदंड निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था। तो पौधों में जो पोषक तत्व होते हैं ना, वृहद पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, है कि नहीं, तो इसका जो निर्धारण किसने किया था, अर्नोन और स्टाउट ने किया था दोस्तों, ठीक है। अब जैसे वृहद पोषक तत्व कौन से होते हैं, जैसे एनपीके हम लोग देखते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, ठीक है, ऐसे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गया, है कि नहीं, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब बड़े बड़े सूक्ष्म वृहद पोषक तत्व हैं पेड़ पौधों के लिए। सूक्ष्म पोषक तत्व कॉपर हो गया, निकिल हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीज हो गया, है कि नहीं, ये सब मॉलिबेडनम हो गया, ये सब हो गए सूक्ष्म पोषक तत्व, इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। 28वां है, पत्तियों में उत्पादित कार्बोहाइड्रेट को निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति में पौधे के विभिन्न बढ़ते भागों में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, तो वो बोरान है दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, ठीक। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माइक्रोबियल एजेंट का व्यावसायिक रूप से बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में उपयोग किया जा रहा है, ट्राइकोडर्मा विरिडिया का किया जा रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ट्राइकोडर्मा विरिडिया, ये भी एक प्रकार का कवक है, ठीक है, कवक है ये भी। 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से धान के पौधों में पुष्पगुच्छ प्रारंभ होने की अवस्था क्या होती है, तो पुष्पगुच्छ प्रारंभ होने की अवस्था अधिकतम कल्ले फूटने की अवस्था के बाद होती है दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 31वां है, रेपसीड और सरसों अनुसंधान परियोजना निदेशालय निम्नलिखित में से कहां है, तो रेपसीड और सरसों दोस्तों, सरसों से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं ये कहीं राजस्थान साइड का होगा, ठीक है, तो जोधपुर और भरतपुर में दोस्तों हमको पता होना चाहिए भरतपुर में है, ठीक है, रेपसीड और सरसों अनुसंधान परियोजना भरतपुर में है। 32वां है, मिलान करना है सूची 1 सूची 2 को, संस्थान और स्थान बताना है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दोस्तों नई दिल्ली में है, तो पहले का या तो 1 होगा या तो 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो और केंद्रीय मृदा लवणता
अनुसंधान संस्थान, तो पर्वतीय है दोस्तों, पर्वतीय अल्मोड़ा में है, ठीक है। तो दूसरे का दोस्तों तीसरा हो जाएगा, तो दूसरे का तीसरा देखिए कहाँ है, बहुत जगह है। अब राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन दोस्तों कहाँ है, ये नई दिल्ली में है, ठीक है। तो सी का 2 हो जाएगा। तो 1 3 2 देखिए कहीं है, 1 3 2 पहला है, तो पहला इसका सही हो जाएगा। और मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ है, करनाल में है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान देना है। 33 निम्नलिखित में से तोरिया और सरसों के फल को क्या कहा जाता है, तो तोरिया और सरसों के फल को सिलिकुआ कहा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और तोरिया और सरसों दोस्तों फलीदार पौधे हैं, ठीक है, फलीदार पौधे हैं, इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। और इनका परिवार क्या होता है, ब्रैसिका परिवार होता है, ब्रैसिसेकी परिवार होता है, ब्रैसिसेकी, अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिए, ठीक है, ब्रैसिसेकी। और ये द्विबीजपत्री होते हैं, हम लोग एक बीजपत्री द्विबीजपत्री पढ़ते होंगे, तो ये द्विबीजपत्री होते हैं। द्विबीजपत्री का मतलब अगर उनके बीज को, मतलब ऐसे समझिए, उनके बीज को अगर 2 बराबर भागों में बांट दें तो 2 बराबर भागों में बढ़ जाते हैं वो, ठीक है। अगर 2 भागों में बांटते हैं तो दोनों भाग जो होते हैं सेम तरीके की आकृति के होते हैं, ठीक है। जैसे आम का बीज देखिए, आम का हम लोग गुठली लेते हैं, उसको अगर तोड़िए तो दोनों बराबर बराबर हिस्से में टूट जाता है, मतलब और उसी की आकृति का ही होता है कि नहीं। तो ये द्विबीजपत्री हो जाता है इस तरीके का, ठीक है। 34वां है शाकनाशी जिनके अणु में कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं क्या कहलाते हैं, तो दोस्तों कार्बन और हाइड्रोजन जो होते हैं वो ऑर्गेनिक हो जाते हैं, मतलब कार्बनिक हो जाते हैं, ठीक है, सॉरी ऑर्गेनिक नहीं कार्बनिक हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें कार्बनिक दिया नहीं, इसमें इन्होंने आंसर जैविक शाकनाशी दिया, मतलब ऑर्गेनिक दिया है। और ऑर्गेनिक दोस्तों होते हैं जो पेड़ पौधों से निर्मित होते हैं, पेड़ पौधों के तेल से निर्मित होते हैं कि नहीं, उसमें केमिकल नहीं मिलाया जाता है, तो ये जैविक शाकनाशी हो जाते हैं। और कार्बन और हाइड्रोजन का मिश्रण दोस्तों कार्बनिक पदार्थ कहलाता है कि नहीं। तो इसमें आंसर लेकिन इन्होंने जैविक शाकनाशी दिया है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा अगर आप लोग कुछ और आंसर इसका देख पा रहे हो या इसी में से कोई आंसर देख पा रहे हो, बेहतरीन तर्क के साथ आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। 35वां है किसी पर्वत की ढलान से नीचे बहने वाली हवा कहलाती है, पर्वत के ढलान से नीचे बहने वाली हवा दोस्तों कैटाबेटिक पवन कहलाती है, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ये दोस्तों कैटाबेटिक पवन है, पर्वत के ये चोटी है, ये चोटी है, पर्वत के ढलान से जब नीचे हवा बहती है तो उसको कैटाबेटिक कहते हैं। कैटाबेटिक एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है कैटा, मतलब होता है उतार, और एनाबेटिक का मतलब होता है चढ़ाव दोस्तों, ठीक है। अब ये होता क्यों है, रात्रि के समय में क्या होता है, रात के समय में जो पर्वत की चोटियां होती हैं ठंडी हो जाती हैं, उनका टेम्परेचर कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं जैसे जैसे क्षोभ मंडल में ऊपर की तरफ जाते हैं प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी हो जाती है। अब जाहिर सी बात जैसे पहाड़ की चोटी होगी रात में क्या होगा, और ठंडा हो जाएगा, रात में टेम्परेचर और कम हो जाएगा। तो जब टेम्परेचर यहाँ पर और कम हो जाता है तो हवा यहाँ की भारी हो जाती है। अब जब हवा यहाँ की भारी हो जाती है तो स्लोप के सारे दोस्तों धीरे धीरे ऐसे उतरने लगती है, और इसी को क्या कहते हैं, कैटाबेटिक विंड कहते हैं। और यही इसी के ठीक विपरीत जब दिन में यहाँ की हवा गर्म हो जाती है, यहाँ का ठंडा हो जाता है थोड़ा सा, तो यहाँ की हवा जब गर्म हो जाती है प्रसार होता है, तो ये प्रसार के कारण यहाँ से फैलती है, ऐसे ढाल के सारे ऊपर ऊपर चढ़ती चली जाती है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये समझ सकते हैं। 36 भूमध्य रेखा पर या उसके निकट स्थित क्षेत्र क्या कहलाता है, तो ITCZ कहलाता है, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहलाता है। इसको भी थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। ये है दोस्तों भूमध्य रेखा, 0 डिग्री है, ये व्यापारिक पवन दोस्तों इधर से चलती है, 30 डिग्री सेल्सियस से व्यापारिक पवन और 30 डिग्री सेल्सियस से इधर व्यापारिक पवन। तो जब ये यहाँ पर टकराती है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों एक ITCZ का निर्माण होता है, ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। जब मतलब ट्रॉपिकल विंड्स यहाँ पर टकराती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, ठीक। 37 भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कहां पर स्थापित किया गया है, तो पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कच्छ की खाड़ी में स्थापित किया गया है, ठीक है। हम लोग दोस्तों भारत का एक मैप ऐसे करके देखते हैं ना, ऐसे करके ये, तो ये देखिए ये कच्छ की खाड़ी है दोस्तों, ये खंभात की खाड़ी है, ठीक है। और कच्छ की खाड़ी दोस्तों यहीं पर है, और यहीं पर जामनगर है, जामनगर में ही दोस्तों ये कच्छ की खाड़ी मतलब पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों स्थापित किया गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, ठीक है। 38वां है निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान संरचना जीवाश्म सामग्री में समृद्ध है, आर्कियन तो सबसे पुरानी चट्टान है, सबसे पुरानी चट्टान होगी तो उसमें जीवाश्म जो होंगे भी खत्म हो गए होंगे, है कि नहीं, तो उसमें जीवाश्म नहीं होते। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में जीवाश्म होता है, क्योंकि अगर जीवाश्म नहीं होगा तो हमको कोयला नहीं प्राप्त होगा, हमको पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राप्त नहीं होते हैं होंगे, है कि नहीं, इसीलिए गोंडवाना क्रम की चट्टानों में जीवाश्म सामग्री समृद्ध होती है। और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में दोस्तों धात्विक खनिज पाया जाता है, धा से धारवाड़, धा से धात्विक खनिज। लेकिन इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, धात्विक खनिज पाया जाता है, धात्विक तेल नहीं पाया जाता है, मतलब खनिज तेल नहीं पाया जाता इसमें धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, ठीक है। और आर्कियन क्रम की चट्टानों में जैसे यहाँ कर्नाटक हो गया, ठीक है, यहाँ तेलंगाना हो गया और यहाँ तमिलनाडु हो गया,
तो यहाँ पर पाई जाती है आर्कियन क्रम की चट्टानें। और कर्नाटक से लेकर के ये छोटा नागपुर का पठार जो है दोस्तों, यहाँ पर पाई जाती है ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ठीक है। और छोटा नागपुर का पठार और छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में दोस्तों गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 39 है, निम्नलिखित में से पोचम पादु सिंचाई परियोजना कहां पर है? गोदावरी नदी पर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट। और पोचम पादु ये जो सिंचाई परियोजना है गोदावरी नदी पर है। और गोदावरी दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसको दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ये त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। 40वां क्वेश्चन है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, शेल पोटास, लोएस, गीसेराइट, चाक, कोयला, चल्ट, हेलाइट उदाहरण किसके हैं ये? तो अवसादी चट्टान के उदाहरण। दोस्तों पिछले प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने आग्नेय चट्टान का एक क्वेश्चन मिला था, हम लोगों ने आग्नेय चट्टान कवर किया था, है कि नहीं। अब इसमें हम लोग दोस्तों क्या कवर करेंगे? अवसादी चट्टान कवर करेंगे, ठीक। ये है दोस्तों अवसादी चट्टान। ऐसे ही पढ़ाई होती है दोस्तों, आप लोग विश्वास मानिए, ठीक है। पढ़ाई ऐसे ही करेंगे तो सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी, ठीक। अवसादी चट्टान के बारे में पढ़ते हैं। प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा होकर, मतलब अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। जो आर्कियन क्रम की चट्टानें होती हैं, धारवाड़ चट्टानें होती हैं या आग्नेय चट्टानें होती हैं, जब वो टूटती है ना तो परत दर परत जब निर्मित होती है तो अवसादी चट्टान कहलाती जाती है, ठीक है। तो ये समझना है हमको, ठीक है। तो रासायनिक क्रिया प्रतिक्रिया अन्य कारणों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती हैं और इन्हें ही अवसादी चट्टान कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमेरेट, नमक की चट्टान, सेल खड़ी। यही इसमें से कुछ अभी एग्जाम्पल मिला था, है कि नहीं? इसी में से कुछ मिला था अभी क्वेश्चन में। तो ऐसे ही जब आप क्वेश्चन पेपर देखिए और तुरंत जो है आप अपना नोट्स उठा के देखिए, तुरंत क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, कभी जीवन में नहीं भूलेगा। तो पढ़ाई और रिवीजन इसी तरीके से होता है दोस्तों, ठीक है। ये हो गया। अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं और इनमें वनस्पति और जीव जंतु का जीवाश्म पाया जाता है। अवसादी चट्टान है तो अवसाद पाया जाएगा, किसका अवसाद पाया जाएगा? वनस्पति और जीव जंतुओं का। तो इसमें जीवाश्म भी पाया जाता है। इन चट्टानों में लौह, एस्क, फास्फेट, कोयला, सीमेंट बनाने की चट्टानें भी पाई जाती है, ठीक है। खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, लेकिन धात्विक चट्टानों में खनिज तेल नहीं पाया जाता है, ठीक है। उसमें धात्विक खनिज पाया जाता है, धात्विक खनिज पाया जाता है, ठीक है। अप्रवेश चट्टानों की दो परतों के बीच यदि प्रवेश शैल की परत आ जाए तो खनिज तेल के लिए अनुकूल स्थिति पैदा हो जाती है, ठीक। ये दोस्तों दामोदर महानदी और गोदावरी जो नदी बेसिन है वहां की अवसादी चट्टानों में दोस्तों कोयला पाया जाता है। और आगरा का लाल किला और दिल्ली का लाल किला ये सब बलुआ पत्थर से ही निर्मित है दोस्तों, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। और ये देख लेते हैं हम लोग अवसादी चट्टानें जो कुछ रूपांतरित हो जाती हैं कायांतरित चट्टानों में। रूपांतरित चट्टानों में जैसे सपिंड दोस्तों, सपिंड शिस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में कन्वर्ट हो जाती है। शेल स्लेट में कन्वर्ट हो जाती है। चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाती है। और लिग्नाइट कोयला दोस्तों एंथ्रासाइट में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 41 है, 41वां है, कपड़ा उद्योग के बाद भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो कपड़ा उद्योग के पास सबसे महत्वपूर्ण चीनी उद्योग है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 42 है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम प्रति हजार पुरुषों पर महिला लिंगानुपात दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो हरियाणा है दोस्तों। हरियाणा में लिंगानुपात 877 था दोस्तों और पूरे भारत का लिंगानुपात 943 था। और उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात दोस्तों 912 है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। और उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात दोस्तों 902 है, ठीक है। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 43 निम्नलिखित में से भारत का धातु उद्योगों की प्रधानता वाला औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? धातु उद्योग कहां पर है? तो छोटा नागपुर क्षेत्र में। ये हो गया दोस्तों अपना भारत, ठीक है। ये हो गया, ठीक। और यहीं पर छोटा नागपुर प्लेट है, ठीक है। मतलब इसमें झारखंड आ जाता है, पश्चिमी बंगाल आ जाता है, बंगाल का पश्चिमी हिस्सा आ जाता है, ठीक है। और उड़ीसा यहां पर है तो उड़ीसा का उत्तरी हिस्सा आ जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना हम लोग, पूरा झारखंड, पश्चिम बंगाल का पश्चिमी हिस्सा, उड़ीसा का उत्तरी हिस्सा मिलाकर के झारखंड का पठार आ जाता है, छोटा नागपुर का क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। 44वां, 300 मीटर से 1000 मीटर की गहराई जाने वाले क्षेत्र के बीच समुद्र के पानी की वह परत जिसमें समुद्र के पानी के ऊर्ध्वाधर खंड के तापमान में तेज बदलाव होता है वो थर्मोक्लाइन कहलाती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, ठीक। पहाड़िया जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो पहाड़िया जनजाति दोस्तों झारखंड से संबंधित है। संथाल विद्रोह यहीं पर हुआ था, है कि नहीं। 46वां, निम्नलिखित में से कौन सा जल संरक्षण के बुलढाणा पैटर्न का सही ढंग से परिभाषित करता है? बुलढाणा पैटर्न को सही ढंग से कौन सी चीजें परिभाषित करती हैं? ओस का सटीक जल संरक्षण ये नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण एवं जल संरक्षण का समन्वय दोस्तों यही सही है और यही हमको ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है। 47वां है, निम्नलिखित में से कौन सा जल जीवन मिशन के घटक हैं? गांव में
पाइप जलापूर्ति के बुनियादी ढांचे का विकास सही है। पानी के दूषित पदार्थों को हटाने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप ये भी सही है। और ग्रे वाटर प्रबंधन ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। दोस्तों जो ये जल जीवन मिशन आया था 2019 से 24 का, इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 19 में आया था 5 साल के लिए, अब इसका समय बढ़ा दिया जा रहा है, ठीक है, बढ़ा दिया जाएगा, ठीक। और इसमें ध्यान देना 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी उपलब्ध कराने की बात की गई थी नल की टंकी से, ठीक है, नल की टंकी से, ठीक। 48वां निम्नलिखित में से कौन सी स्वीडन की आधिकारिक मुद्रा है? तो स्वीडन की आधिकारिक मुद्रा दोस्तों क्रोना है, ठीक, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना है। 49वां है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर की गई थी, इंपॉर्टेंट है। और केलकर समिति की सिफारिश पर PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब सार्वजनिक निजी भागीदारी को किस प्रकार से क्रियान्वित किया जाए उस आधार उसके लिए जो है केलकर समिति का गठन किया गया था। दोस्तों जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है इसकी स्थापना दोस्तों 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी, ठीक है, 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। इसमें इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। और इसमें जो पूंजी लगी होती है 50%, 15% और 35%। 50% दोस्तों केंद्र सरकार की होती है, 15% राज्य सरकार की होती है और 35% प्रायोजक बैंक की होती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। और उत्तर प्रदेश में जब मतलब इसकी स्थापना की गई थी तो 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 2 हैं। कौन कौन से? गोरखपुर में है और मुरादाबाद में। और सबसे पहले उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थापित किया गया था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक? मुरादाबाद में दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 50वां है निम्नलिखित में से किस स्थान को भारत की चक्रवात की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो सुंदरवन को जाना जाता है। 51वां है निम्नलिखित में से बेलारूस की राजधानी क्या है? तो बेलारूस की राजधानी दोस्तों मिन्स्क है, ठीक। और बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। और बाकू अजरबैजान की है और मोरोनी कोमोरोस की है और ब्रसेल्स बेल्जियम की है, ठीक। 52वां है भारत में लंबी दूरी तक माल और यात्रियों के परिवहन का प्राथमिक साधन निम्नलिखित में से क्या है? तो लंबी दूरी तक तो रेल परिवहन है, ठीक है। 53 है मैगी नॉट रेखा निम्नलिखित में से किस देश के बीच में है? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देगा। थोड़ा सा हम अंतरराष्ट्रीय रेखाओं को भी देख लेते हैं। तो मैकमोहन रेखा भारत चीन ये पता ही होगा, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान पता ही होगा, हिंडनबर्ग दोस्तों इंपॉर्टेंट है जर्मनी और पोलैंड के बीच में, ध्यान देना है। और 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है, ठीक है, ध्यान देना है। मैगिनॉट जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। और 49वीं समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच में है, ठीक। मैनर हिम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में। और डूरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में नहीं है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है, ध्यान देंगे, ठीक, मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भी बीच में कह सकते हैं, ठीक। 54वां है भारत में हर साल राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और पूरे विश्व में 15 मार्च को अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 55वां है निम्नलिखित में से विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया गया था और पहला विश्व पृथ्वी दिवस 1970 में मनाया गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और जो 2022 की भी थीम और 2023 की भी थीम एक ही थी, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट थी दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें ध्यान देना है। 56 है निम्नलिखित में से वायु की सापेक्षिक आर्द्रता को मापने और रिकॉर्ड करने वाला प्रकरण या यंत्र कौन सा है? तो वायु की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर होता है। लेक्टोमीटर दूध का घनत्व मापता है और उसकी उस माध्यम से शुद्धता मापता है, ठीक है। सेंटीमीटर लंबाई मापने का काम आता है। 57 है बेरियाट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के किस अंग में परिवर्तन करती है? तो वो पाचन तंत्र में परिवर्तन करती है, ठीक है। पाचन तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए या पाचन तंत्र में परिवर्तन करने के लिए हम कोई बेरियाट्रिक सर्जरी करवाता है अपनी, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके पास खुला परिसंचरण तंत्र होता है? तो तिलचट्टे के पास खुला परिसंचरण तंत्र होता है। परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार का होता है, बंद परिसंचरण तंत्र और खुला परिसंचरण तंत्र। जो हमारे शरीर में रक्त बहता है, रक्त वाहिनियों और लिम्फों के माध्यम से बहता है। जब रक्त धमनियों, शिराओं, लिम्फों के माध्यम से बहता है तो उसको कहते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। लेकिन जब रक्त ऐसे ही खुले में बहता है, खुले माध्यम से अंगों में प्रवाहित होता है तो वो उसे खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं, मतलब उसमें नलिकाओं, धमनियों, शिराओं की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। 59 है निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करके हम विलयंस में से विलय को विभक्त कर सकते हैं? तो विलयन से विलय को विभक्त करने के लिए हम वाष्पीकरण का उपयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है। और अवसादन के रूप में हम लोग ठोस में से, जैसे द्रव है, द्रव में से ठोस क्या होता है? ठोस इसमें बैठ जाता है, तली में बैठ जाता है और फिर हम लोग पानी को अलग कर लेते हैं, द्रव को अलग कर लेते हैं, ठोस को अलग कर लेते हैं। तो उसके माध्यम से अवसादन के माध्यम से इस प्रकार का विभाजन किया जाता है, इस प्रकार से विलयन को अलग किया जा सकता है। और निस्यंदन दोस्तों गैस या तरल
को ठोस से अलग किया जाता है, ठीक है। किसी ठोस से गैस या तरल को अलग करने के लिए निस्यंदन विधि का प्रयोग किया जाता है। 60th है, राइबोसोम निम्नलिखित में से किसका कार्यस्थल है? तो राइबोसोम दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, इसीलिए राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है। 61वां है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाता है? तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोस्तों अनुच्छेद 19(1)(a) में है कि नहीं, 19(1)(a) में है, और इस पर जो युक्त प्रतिबंध लगाया गया है 19(2) में लगाया गया है, 8 आधार पर लगाया गया है, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं कौन कौन से। न्यायालय की अवमानना है उसमें 8 आधारों में, मानहानि भी है, शालीनता, नैतिकता, सदाचार भी है, ठीक है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो 8 आधार कौन कौन से हैं? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, सदाचार या नैतिकता जो दिया है, मानहानि, न्यायालय की अवमानना, अपराध उद्दीपन और विदेशी राष्ट्रों से मित्रता यदि प्रभावित होती है, दुष्प्रभावित होती है हमारे बोलने से, तो युक्त निर्बंधन उस पर लगाएगा। नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 62 में भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? तो पूर्व का एथेंस दोस्तों मदुरै को कहा जाता है, ठीक। 63 है, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो केरल को दोस्तों मसालों का बगीचा कहा जाता है, ठीक है। 64 है, भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। 65 है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र निम्नलिखित में से कहां पर है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है, ठीक है। 66 है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो मुख्यालय है वो कहां है? वो जिनेवा में है दोस्तों, ठीक है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, और जिनेवा में किसका किसका मुख्यालय है? WTO का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का, और रेड क्रॉस का दोस्तों, ठीक है, और विपो का, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इन सब का जो है मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा में है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 67 स्मृति स्थल निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का विश्राम स्थल है? तो वो अटल बिहारी वाजपेयी का है दोस्तों, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग समाधि स्थल भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन। राजघाट दोस्तों महात्मा गांधी का, पता ही होगा, और शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू काफी शांतिप्रिय व्यक्ति थे, है कि नहीं, जेब में गुलाब लेके घूमते थे, ठीक है, तो शांति चाहते थे ये, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू का शांतिवन। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का, इन्होंने पाकिस्तान को हराया ही था, है कि नहीं, तो विजय नाम से इन्होंने विजय प्राप्त की थी, मतलब कह सकते हैं, तो विजय घाट हो गया। शक्ति स्थल जानते हैं, इंदिरा गांधी महिला सशक्तिकरण और कितनी सशक्त महिला थी, तो इसलिए शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का समाधि स्थल कहा जाता है। अभय घाट मोरारजी देसाई अभय घाट, कह सकते हैं जब मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी में विवाद हुआ था तो मोरारजी देसाई ने इंदिरा गांधी की सरकार कांग्रेस को छोड़ दिया था, है कि नहीं, और जनसंघ में आ गए थे, ठीक, तो कह सकते हैं अभय थे ये, भय नहीं था इन्हें, अभय था। किसान घाट चौधरी चरण सिंह, इन्हें किसानों का मित्र, किसानों का मसीहा भी कहा जाता है कि नहीं, तो किसान घाट इन्हीं के नाम पर होगा। उदय भूमि दोस्तों KR नारायणन, है कि नहीं, KR नारायणन दलित राष्ट्रपति थे ये, ठीक है, और दलित राष्ट्रपति मतलब उदय हुआ इनका, है कि नहीं, दलितों के उदय हुआ, ठीक है, तो वीर भूमि हो गया, है कि नहीं, सॉरी उदय भूमि हो गया, ठीक, ये ध्यान दे सकते हैं। और राजीव गांधी वीर राजीव वा से खत्म हो रहा है, तो वा से वीर शुरू कर दीजिए, ठीक है, राजीव गांधी। महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हो जाता है। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा का हो जाता है। समता स्थल जगजीवन राम का हो जाता है। अब सब में ऐसी थोड़ी बहुत ट्रिक नहीं मिल जाएगी, है कि नहीं, कुछ चीजें हमको याद करनी पड़ती हैं। चैत्रा भूमि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह का है। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा का है। और सदैव अटल दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी का है। और स्मृति स्थल भी दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी का है, ध्यान देना है। 68 है, अयोध्या विवाद का स्थायी समाधान खोजने के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में मध्यस्थता समिति का गठन किया गया था? तो न्यायाधीश FM इब्राहिम कलीफुल्लाह के नेतृत्व में किया गया था, ठीक है। 69 है, मंडल आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों मंडल आयोग के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ा चुके हैं, जब पॉलिटी का सेक्शन जब हम लोग पढ़ रहे थे अनुच्छेद 16, तो उसके बारे में पूरा मंडल आयोग के बारे में पढ़े थे। तो ये देखते हैं कौन सा कथन गलत है। VP सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की, सही बात है। मंडल आयोग का गठन कब किया गया था? 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार में किया गया था। 1990 में इसकी सिफारिशों को लागू कर दिया गया। और 1993 में दोस्तों अल्पसंख्यक मतलब जो है पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया। और पिछड़े वर्ग आयोग को दोस्तों संवैधानिक दर्जा भी दे दिया गया था। किस संविधान संशोधन के तहत? 102वें संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा भी दे दिया गया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, देखिए, है कि नहीं। यह OBC को आरक्षण देने से जुड़ा था, सही बात है। मंडल आयोग का गठन इंदिरा गांधी की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने नहीं किया गया था, अभी 1979 में बताया मोरारजी देसाई की सरकार ने किया था, ठीक। तो ये गलत हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा।
आयोग ने सिफारिश की कि ओबीसी के सदस्यों को केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के तहत नौकरियों के लिए 27% आरक्षण दिया जाएगा। सही स्टेटमेंट है, ठीक। 17वां है, तेलंगाना को नए राज्य के रूप में गठित करने के लिए कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? तो श्री कृष्ण समिति नियुक्त की गई थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 71वां है, भारत में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल का मूल्यांकन और अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? अभी बताए थे, पीपीपी केलकर समिति का, है कि नहीं। एक्सप्लेनेशन से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों, इसीलिए एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हम लोग ध्यान देना है। अब समितियां थोड़ा बता दें। तेंदुलकर समिति गरीबी निवारण से संबंधित समिति थी और लकड़ावाला समिति भी गरीबी निवारण से संबंधित समिति थी दोस्तों। और इसके बारे में एक चीज हम लोग पढ़ते हैं, वाई के अलग समिति दोस्तों, वाई के अलग, अभी इनकी मृत्यु हुई है तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1979 में इनका वाई के अलग समिति का गठन हुआ था और इन्होंने भारत में पहली बार पोषण आधारित गरीबी का निर्धारण करने की बात की गई थी। पोषण आधारित गरीबी के निर्धारण की बात की गई थी और इन्होंने बताया था 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी, मतलब 2400 कैलोरी गांव में चाहिए लोगों को और 2100 कैलोरी शहरों में चाहिए, और इससे कम मिल रहा है तो वो गरीब माना जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। और उसके बाद आया था रंग राजन समिति। रंग राजन समिति 2011-12 में आया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, 2012 कह सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने बताया था कि जो शहरों में 42 रुपए और गांव में 33 रुपए से कम पाने वाला व्यक्ति गरीब माना जाएगा, और उससे पूरे भारत में इन्होंने 29.5% गरीबी का अनुमान लगाया था, 29.5% गरीबी का अनुमान लगाया था दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और लकड़ा वाला समिति 1989 में आई थी, वाई के अलग समिति 1979 में आई थी, इसके 10 साल बाद आई लकड़ा वाला समिति, और इन्होंने बताया मूल्य स्तर के आधार पर गरीबी का निर्धारण करने की बात की गई थी। मूल्य स्तर अलग अलग, हर राज्य में मूल्य स्तर अलग अलग होता है, तो उसी आधार पर इन्होंने मूल्य स्तर के आधार पर गरीबी के निर्धारण की बात की थी, और इन्हें CPI-IW और CPI एग्रीकल्चरल लेबर की बात की थी इन्होंने, ठीक है। CPI हम लोग पढ़ चुके हैं, IL इंडस्ट्रियल लेबर और एग्रीकल्चरल वर्कर की बात इन्होंने की थी, और इसका संबंधित रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है? श्रम विभाग रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें पहले पढ़ चुके हैं, अगर नहीं लिखा समझ में आ रहा है दोस्तों, जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा और नोट कर लीजिएगा जहां आप लोग नोट करते होंगे, ठीक है। 72nd है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो शिमला में है, के लिए आलू अनुसंधान संस्थान। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना के अधिकार को नागरिकों के मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो सूचना का अधिकार अधिनियम दोस्तों 19 के ए से संबंधित है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अंतर्गत, ठीक है। लेकिन इसमें अगर इसकी व्याख्या करते हैं, अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार के तहत दिया जाता है, और अनुच्छेद 21 जीवन गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार के तहत दिया जाता है, तो इसका व्याख्या में तीनों आंसर इसका सही हो जाएगा। 74वां है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के तहत राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के रूप में सूचीबद्ध है? तो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल, मतलब शिक्षा और पोषण की बात अनुच्छेद 45 में की गई है। 86 में संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा, इसमें परिवर्तन किया गया था। राज्य द्वारा पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना अनुच्छेद 47 है, यह भी नीति निदेशक तत्व है। राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करेगा, अनुच्छेद 44 में, यह भी सही है, तो उपयुक्त सभी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 75 संविधान के अनुसार शांतिपूर्ण और बिना हथियार के इकट्ठा होने के अधिकार पर उचित प्रतिबंध के लिए कौन सा आधार है? तो शांतिपूर्ण बिना शस्त्र के सम्मेलन, बिना आ गया तो 19 के बी में, बी से बिना हो गया, ठीक है, बिना शस्त्र के सम्मेलन करने के। इसका एक शॉर्ट्स बनाया है दोस्तों, पूरे अनुच्छेद 19 के जो सब क्लॉज हैं, 7 सब क्लॉज हैं, 7 सेकंड में आपको याद हो जाएंगे अगर देखेंगे। ऐसे अनुच्छेद 39 के सब क्लॉज हैं, वो भी आपको उसके भी शॉर्ट्स बनाए, आप लोग जाके देखिएगा, एक बार में याद हो जाएगा। मूल कर्तव्य का वीडियो जरूर देखिएगा, मूल कर्तव्य के जितने 11 हैं, 11 आप एक बार पढ़ेंगे उसको याद हो जाएगा आपको, ठीक है। ऐसे उसको बताएं, समझाएं उसको कैसे रिलेट हो रहा है दोस्तों, ABCD में ही रिलेट हो रहा है सब, ठीक है। तो इसमें पूछा शांतिपूर्ण बिना हथियार के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता के प्रतिबंध पर क्या क्या आधार है, ठीक है। तो सार्वजनिक व्यवस्था यदि दुष्प्रभावित होती है तो हमको हथियार नहीं ले जाना पड़े, हथियार नहीं ले जाने दिया जाएगा, तो ये भी सही है। और भारत की संप्रभुता और अखंडता अगर दुष्प्रभावित होती है तो हमको भी नहीं ले जाने दिया जाएगा हथियार, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों इसका सही हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का संविधान किसी आरोपी को जबरन स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के विरुद्ध मौलिक अधिकार प्रदान करता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हम लोग अनुच्छेद 20 के 3 में पढ़े हैं, आत्म अभिशंसन की मनाही है कि नहीं, मतलब कोई भी हमको जबरदस्ती अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। इसीलिए नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग है कि नहीं, ये सब
बहुत क्रिटिकल कंडीशन में न्यायालय के माध्यम से लागू कराई जाती है, उसको अनुमति दी जाती है कि नहीं, ये ध्यान देना है। पूरा मौलिक अधिकार, पूरी पॉलिटी आप पढ़ लेंगे दोस्तों, पूरी पॉलिटी आपके टिप्स और आपके लिप्स पर होगी। वीडियो पड़े हुए हैं, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। भारत ने अत्याचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की पुष्टि के बाद अपने आपराधिक कानूनों में अत्याचार के खिलाफ प्रासंगिक प्रावधानों को शामिल किया है। दोस्तों पुष्टि तो की है 1997 में, लेकिन प्रावधानों को शामिल नहीं किया, उस पर हस्ताक्षर नहीं किए भारत ने, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और केवल एक सही हो जाएगा इसका, ठीक है। 77 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंधों के लिए आधार के रूप में निम्नलिखित से कौन संविधान के तहत प्रदान किया गया है। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) के ए में है, और इस पर जो प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 19 के 2 में है, ठीक है। और 19 के 2 में 8 आधार हैं, 8 आधार अभी बता चुके हैं, ठीक है। सार्वजनिक व्यवस्था है, ठीक है, लोक व्यवस्था सार्वजनिक व्यवस्था है उसमें, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध ये भी है, किसी अनुसूचित जनजाति के हितों की सुरक्षा ये नहीं है दोस्तों, ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 19 के तहत ये तीनों हैं, लेकिन भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में मतलब अनुच्छेद 19(1) के तहत ये नहीं है, ठीक है। तो ये तीसरा नहीं होगा, तो केवल 1 और 2 आंसर इसका हो जाएगा। दोस्तों इन्होंने आंसर जो है उपयुक्त सभी दिया है। अगर आप लोगों को इसमें कुछ समझ में आता है उपयुक्त सभी किस आधार पर हो सकता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। अगर कुछ आता है, नहीं तो हमारे हिसाब से आंसर तो इसका यही होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अनुच्छेद 19(2) में 8 आधार दिए गए हैं, उसमें अनुसूचित जनजाति का जिक्र नहीं है, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सभी व्यक्ति समान रूप से अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने, प्रचार करने का अधिकार के हकदार हैं। सही बात है, अनुच्छेद 25 में कहा गया, ठीक है। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का भी वर्णन है। राज्य सार्वजनिक चरित्र के हिंदू धार्मिक संस्थानों को हिंदुओं के सभी वर्गों और वर्गों के लिए खोलने के लिए कानून बना सकता है। सही स्टेटमेंट है, ये भी अनुच्छेद 25 में है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। 79 है, निम्नलिखित में से किस भारत को डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। तो सूरत को। सूरत में ही दोस्तों पूरे विश्व का सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स खुला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। 80वां है, निम्नलिखित में से इसको अभी जो हम 850 क्वेश्चन की सीरीज कराए हैं ना, उसमें भी क्वेश्चन है ये, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से मनुष्यों में तपेदिक किस प्रकार से फैलता है। तो तपेदिक दोस्तों टीबी होता है, ट्यूबरक्लोसिस। तो ये इसका जो बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है, तो ये छींक के संक्रमण से फैलता है, ठीक है। 81वां है, लाल शैवाल में वानस्पतिक प्रजनन कैसे होता है। तो वानस्पतिक प्रजनन दोस्तों विखंडन के द्वारा होता है, ठीक है। 82वां है, अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। तो वो असम के द्वारा लॉन्च किया गया है। 83 है, सार्वजनिक जल आपूर्ति में फ्लोराइड को नियंत्रित करने या फ्लोराइड का नियंत्रित समायोजन निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। तो जब जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाती है, हमको दंत रोग हो जाता है, ठीक है। तो दांतों की सड़न को रोकने के लिए किया जाता है। दोस्तों 1 मिलीग्राम प्रति लीटर, 1 लीटर में 1 मिलीग्राम फ्लोराइड की मात्रा अनुमेय है, मतलब इतना चल सकता है। लेकिन जब 1.5 मिलीग्राम से ज्यादा हो जाता है 1 लीटर में, तो ये फ्लोरोसिस नामक बीमारी को जन्म देता है, ठीक है, दांतों में। तो इससे दांतों में सड़न वगैरह होना शुरू हो जाता है। 84वां, निम्नलिखित में से किस बीमारी स्थिति के पीछे खराब स्वच्छता स्थितियां संभावित कारण नहीं होती है। मतलब कौन सी गंदगी के कारण नहीं होती। पोलियो गंदगी के कारण होती है, वात रोग अर्थराइटिस होता है, हड्डियों में होता है, तो ये नहीं होती है दोस्तों, यही इसका आंसर हो जाएगा। आंत ज्वर होता है हैजा विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया से होता है, तो ये भी हैजा भी इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब हैजा भी होती है गंदगी के कारण, और पूछा गंदगी के कारण नहीं होती है तो वात रोग नहीं होती गंदगी के कारण। 85वां, निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसैकेराइड का उदाहरण। दोस्तों ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज तीनों मोनोसैकेराइड के उदाहरण होते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट दोस्तों कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है, जिसका 1:2:1 का अनुपात होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो हमारे शरीर में ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वो 50 से 75% कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति करता है। और 1 ग्राम ग्लूकोज में हमको 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, और 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ध्यान देना है, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनोसैकेराइड में क्या होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था है, सबसे सरल अवस्था इसमें मुख्यतः ये चीजें पाई जाती हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ट्राइओज, ये सब चीजें पाई जाती हैं। डाइसैकेराइड में जब 2 मोनोसैकेराइड मिलते हैं, ठीक है, समान रूप से जब 2 मोनोसैकेराइड मिलते हैं तो डाइसैकेराइड हो जाता है, जैसे माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ठीक है। अब जैसे इसमें देखिए ग्लूकोज है,
अब इसमें दो मोनोसेकेराइड मिल गए, एक फ्रक्टोज मिल गया, एक ग्लूकोज ग्लूकोज मिल गया और एक ग्लूकोज गैलेक्टोज मिल गया, ठीक है, ये हो गया। अब ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलता है तो वो सुक्रोज बनाता है, और ग्लूकोज ग्लूकोज मिलता है तो माल्टोज बनाता है, और जब ग्लूकोज गैलेक्टोज मिलता है तो लैक्टोज बनाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। पॉलीसेकेराइड है कि जब मोनोसेकेराइड के कई अणु मिल जाते हैं, ठीक है, तो ये हो जाता है पॉलीसेकेराइड, जैसे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, काइटिन हो गया, ये सब होता है, ठीक है। 86 है, स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? इसे स्वच्छ भारत अभियान के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था, सही स्टेटमेंट है। पहला सर्वेक्षण 2016 में किया गया था, सही स्टेटमेंट है। यह भारत भर के शहरों और कस्बों में स्वच्छता का एक वार्षिक सर्वेक्षण है, यह भी सही स्टेटमेंट है। इसका संचालन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया, ये नहीं है, शहरी मामलों का मंत्रालय के द्वारा इसका संचालन किया गया था दोस्तों, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, और यही गलत पूछा तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 87 है, निम्नलिखित में से मधुमक्खी की कितनी आंखें होती है? तो मधुमक्खी की 5 आंखें होती हैं, 3 + 2, 3 बाई आंख होती हैं, 2 दाहिनी आंखें होती हैं, ठीक है। 88 है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से कितने विटामिनों से मिलकर बना होता है? तो विटामिन 8 विटामिनों से मिलकर बना होता है। हम लोग पढ़ते हैं ना, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। B1 का क्या नाम है? थाइमिन है। B2 का क्या नाम है? राइबोफ्लेविन है। B3 का नियासिन है या निकोटिनामाइड है। B5 का पेंटोथेनिक एसिड है। B6 का पायरिडॉक्सिन है। B7 का बायोटिन है। B9 का फॉलिक एसिड है और B12 का साइनोकोबालामिन है दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 89 तक रसायनों का राजा किसे कहते हैं? तो सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं रसायनों का राजा दोस्तों, ठीक है। 90 निम्नलिखित में से कौन लकड़ी के फर्नीचर को दीमकों से बचाता है? तो जिंक क्लोराइड बचाता है। जब हम लोगों के तखत वगैरह में या कहीं पे भी लकड़ी में, फर्नीचर में, कुर्सी में क्या लग जाता है? दीमक लग जाता है ना, तो हम लोग मार्केट से जो लाते हैं ना उसमें जिंक क्लोराइड ही मिला होता है, ठीक है। 51 है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के संबंध में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? यदि उत्तर प्रदेश को एक देश मान लिया जाए तो यह दुनिया का 6ठा सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा, यही गलत है। 5वां सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन जाएगा। 6ठा कैसे? ज्यादा नहीं, 5वां बन जाएगा। तो सबसे पहले भारत खुद होगा, फिर चीन होगा, फिर अमेरिका हो जाएगा, फिर इंडोनेशिया हो जाएगा, 5वें पे भारत आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान देना है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ब्राजील की जनसंख्या से अधिक है ही अधिक। अभी ब्राजील का तो नाम लिए नहीं, भारत का, चीन का, अमेरिका का, इंडोनेशिया का नाम लिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की कुल संख्या भारत की कुल संख्या का 14.23% है, गलत है ये, 19% है, ठीक है, ये हमको ध्यान देना है, ठीक। और उत्तर प्रदेश में सिखों की जनसंख्या दोस्तों 0.32% है, तो दोस्तों ये भी गलत है, ठीक है। तो हमको लग रहा है इसमें पूछा होगा कौन सा सत्य है, तो बी सत्य लग रहा है इसमें, है कि नहीं? तो इसमें देखते हैं, ये तीनों गलत हैं दोस्तों, ठीक, तो ये ध्यान देना है हम लोगों को। 92 है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या दोस्तों कहां पर है? महोबा में है सबसे कम जनसंख्या, ठीक है। महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर में सबसे कम जनसंख्या है, और हापुड़ क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है। 93 है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का अवरोही क्रम है, तो इलाहाबाद में सबसे ज्यादा जिले ऐसे हैं जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले हैं, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ, यही इनका क्रम है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 94 है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 15.41% है, ठीक है। और लिंगानुपात दोस्तों कितना है? 9.2, मतलब शिशु लिंगानुपात 902 है, और वैसे लिंगानुपात कितना उत्तर प्रदेश का? 912 है। भारत का कितना है? 943 है, और हरियाणा का भी देखे थे कितना है? 877 है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 95 है, 2001 से 2011 के बीच उत्तर प्रदेश के किस जिले में दशकीय जनसंख्या में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी? तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी। 96 है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं था? तो महाजनपद कौन सा नहीं था? वज्र वैशाली में था, अशमक दक्षिण भारत गोदावरी तट पर था, नहीं था, अंग चंपा बिहार में था, ये भी नहीं था, तो उपर्युक्त सभी नहीं था दोस्तों, ठीक है, तो ये हो जाए। उत्तर प्रदेश में कुल 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे, ठीक है दोस्तों। ये देखते हैं, काशी वाराणसी है, कौशल की राजधानी अयोध्या, अंग तो यहां पर है, दूसरी जगह है, काशी, कौशल, मल्ल कुशीनारा या कुशीनगर कहते हैं, ठीक है। और ये वत्स कौशाम्बी हो गया, चेदी सुक्तमती बुंदेलखंड के साइड है, ये मथुरा शूरसेन इसकी राजधानी है, ठीक है। ये हो गया कुरु पांचाल हो गया,
इंद्रप्रस्थ और ये पांचाल हो गया, ठीक है। तो 8 हो गए, 8 जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश में महाजनपद कालीन स्थल है दोस्तों, ठीक है। 97 तो उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक सभ्यता का साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो सहारनपुर और मेरठ से प्राप्त हुआ है, ठीक है, मेरठ से भी प्राप्त हुआ है, ठीक। 98 है अशोक का स्तंभ शिलालेख प्राप्त संकिशा कहां पर स्थित है? तो संकिशा फर्रुखाबाद में स्थित है, ठीक है। 99 है सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, मंदिर और जनपद। जेके मंदिर दोस्तों कानपुर में है, तो पहले का 1 हो जाएगा, ये कानपुर वालों के लिए उपहार क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया कोई क्वेश्चन, ठीक है। और चंद्रोदय मंदिर दोस्तों कहां है? वृंदावन में है। अगर ये सब आ जाते हैं तो भैया ये जो 4 जगह वाले लोग हैं उनके लिए तो दोस्तों क्वेश्चन प्लस हो जाता है कि नहीं? वृंदावन वाले, फर्रुखाबाद वाले, वाराणसी वाले, है कि नहीं? हो सकता है कानपुर वाले को ये मंदिर ना पता हो, है कि नहीं? ये चीजें हो सकती है, ठीक। तो ये ध्यान रखना, जेके मंदिर कानपुर में, चंद्रोदय मंदिर वृंदावन में है, श्रृंगी ऋषि का मंदिर दोस्तों फर्रुखाबाद में है और भारत माता मंदिर वाराणसी में है, ठीक है, ये ध्यान देना है। 100 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वासुकी मंदिर मथुरा में है, सही है। पाताल मंदिर प्रयागराज में है, सही है। वाराह मंदिर एटा में है, ये भी सही है। और बाबा सोमनाथ मंदिर वाराणसी में नहीं है, देवरिया में है। बाबा सोमनाथ मंदिर, ठीक है, देवरिया में है, ठीक, इंपॉर्टेंट। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 101वां, भारत में पुर्तगालियों द्वारा पहली फैक्ट्री कब स्थापित की गई थी? तो पुर्तगालियों द्वारा पहली फैक्ट्री 1503 ईस्वी में स्थापित की गई थी, ठीक है। 102वां है, निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे सुभाष चंद्र बोस के आध्यात्मिक गुरु थे, और जबकि देशबंधु चित्तरंजन दास इनके राजनीतिक गुरु थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 103वां है, होम रूल आंदोलन के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? इसके बारे में पूरा बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं। होम रूल लीग के अधिकांश कार्यालय मद्रास में थे, ठीक है, सही बात, कोई दिक्कत। एनी बेसेंट ने यंग इंडिया के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किया, सही बात है, यंग इंडिया और कॉमनवेल्थ से प्रचार प्रसार किया, ठीक है, दोनों सही है। तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में की, गलत बात है। तिलक ने पुणे में होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में की थी, और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने की थी, ठीक है, ये ध्यान देना है। इसका उद्देश्य ब्रिटिश राज्य के तहत स्वशासन की प्राप्ति था, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? सी गलत है, सी ही आंसर इसका हो जाएगा। और अप्रैल 1916 में इन्होंने जो होम रूल लीग आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था, अपनी मराठा और अपनी केसरी की पत्रिकाओं से किया था प्रचार प्रसार, ठीक है। 104वां, लोअर बर्मा या पीगू को भारत में किसने मिलाया था? लोअर बर्मा को भारत में मिलाया था दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने। इसके बारे में हमको ये ध्यान देना है, बर्मा को मिलाने के संदर्भ में दोस्तों 3 युद्ध होते हैं। तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो होता है वो एमहर्स्ट के शासनकाल में होता है, एमहर्स्ट के शासनकाल में होता है। इसमें 1924 से 26 के बीच में यानडाबू की संधि होती है, यानडाबू की संधि होती है, इसके तहत जो है बर्मा को मिलाया जाता है। दूसरा जो है लाल डलहौजी के शासनकाल में 1852 में होता है, इसमें जो लोअर बर्मा को मिला लिया जाता है। बर्मा का मैप थोड़ा सा ऐसे करके बनेगा, ठीक है, ऐसे करके ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ऐसे अगर बनाएंगे, ठीक है। तो लोअर बर्मा या पीगू को जो है ये मिलाता है लॉर्ड डलहौजी दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखते हैं डफरिन का शासनकाल, जिसके समय में भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1884 से 88 के बीच में। यहां पर दोस्तों हम देखते हैं अंतिम रूप से बर्मा को भारत में मिला लिया गया था। और बर्मा को भारत से अलग कब किया गया था? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रावधान किया गया था, और अलग 1937 में किया गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। तो डलहौजी इसका आंसर हो जाएगा। 105वां, निम्नलिखित में से कौन स्थायी बंदोबस्त से नहीं जुड़ा हुआ था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स जुड़ा हुआ था, नहीं जुड़ा हुआ था, ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। कार्नवालिस जुड़ा था, जॉन शोर जुड़ा था, चार्ल्स ग्रांट जुड़ा था, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स इससे नहीं जुड़ा था। और जो स्थायी बंदोबस्त था 1789 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था स्थायी बंदोबस्त के रूप में, मतलब 10-10 सालों के लिए बढ़ाने के लिए लाया गया था, लेकिन 1790 में इसको स्थायी कर दिया गया, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से जो राजस्व प्राप्त होता था उसका जो 1/11 भाग होता था, इसको कह सकते हैं 10% भाग कंपनी को देना होता था, और 10/11 भाग जो लगभग कह सकते हैं 90% इसको जमींदार स्वयं अपने पास रखते थे, ठीक है। और ये पूरे भारत के 19% क्षेत्रफल पर लागू था, ठीक है, ये ध्यान देना है। 106वां है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहां पर स्थित है? तो बैरन द्वीप दोस्तों बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं बैरन द्वीप को। ये है दोस्तों बंगाल की खाड़ी हमारा, ठीक है, ये पूरा अंडमान निकोबार यहां से यहां तक, ये है दोस्तों बैरन द्वीप, देखिए ये बैरन द्वीप है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। ये सक्रिय ज्वालामुखी, और ये नारकोंडम द्वीप है, ये मृत ज्वालामुखी है, ठीक है, ये मृत ज्वालामुखी है, और ये जागृत ज्वालामुखी है या सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। अब ये देखिए, ये उत्तरी अंडमान है, ये मध्य अंडमान है, ये दक्षिणी अंडमान है, ठीक है,
और ये लिटिल अंडमान है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। और पूछा, इनकी स्थिति भी पूछी जाती है। ये जो बैरन द्वीप है कहां पर है, ये देखिए मध्य अंडमान है ना, ये मध्य अंडमान के सीधा सामने है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है ये। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 107वां। निम्नलिखित में से कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के, दोस्तों थोड़ा सा एक बार फिर से मैप बना देते हैं। ये हो गया भारत का मैप दोस्तों, ठीक है, ऐसे वैसे हो गया, ये त्रिपुरा हो गया और ये मिजोरम हो गया दोस्तों, ठीक है। तो भारत मतलब कर्क रेखा दोस्तों यहाँ से गुजरात से होकर जाती है, यहाँ पर दोस्तों एक बांसवाड़ा, राजस्थान का बांसवाड़ा जिला पड़ जाता है, यहाँ को भी ऐसे टच करके जाती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड है कि नहीं, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, नहीं उड़ीसा नहीं सॉरी, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, 8 राज्य हो गई है, ठीक है। ये 8 राज्य और 35 जिलों से होकर जाती है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, 8 राज्य और 35 जिलों से होकर जाती है। तो किसमें से नहीं होकर गुजरती है? गुजरात से जाती है, राजस्थान से जाती है, मध्य प्रदेश से जाती है, असम से नहीं जाती है, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 108वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चैनल मिनिकॉय द्वीप को मुख्य लक्षद्वीप से अलग करता है? तो मिनिकॉय द्वीप को मुख्य लक्षद्वीप से, मिनिकॉय और लक्षद्वीप, मिनिकॉय मालदीव नहीं है, मिनिकॉय और मालदीव होता तो 4 बढ़ जाते, एक माह इस 4 को संदर्भित करता है, एक माह इस 4 को, फिर 4 4 8। मिनिकॉय और मालदीव को 8 डिग्री अक्षांश रेखा विभाजित करती है और मिनिकॉय और लक्षद्वीप को 9 डिग्री अक्षांश विभाजित करती है। थोड़ा सा इसको भी मैप में हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये है दोस्तों, ये है देखिए, ये 8 डिग्री चैनल है, ये मिनिकॉय है और नीचे मालदीव है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर 9 डिग्री चैनल ऐसे जा रही है, देखिए 9 डिग्री चैनल ऐसे जा रही है, ऊपर ये हो गया अपना लक्षद्वीप दोस्तों, ठीक है। ये मिनिकॉय भी लक्षद्वीप का हिस्सा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये हमको ध्यान देना है दोस्तों, ठीक। तो इस हिसाब से हम लोग इसका कर लेंगे, ठीक है। 109वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पिग्मेलियन पॉइंट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? दोस्तों पिग्मेलियन पॉइंट को इंदिरा गांधी पॉइंट जाना जाता है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा इसको हम आपको ऐसे करके समझा देते हैं, ठीक है। ये हो गया दोस्तों हम लोगों का, ये थोड़ा सा देखिएगा, ये मतलब जगह कम है इसलिए ऐसे बना दिए हैं, ये बुरा मत मानिएगा आप लोग। ये देखिए यहाँ पर इंदिरा कॉल आ जाता है, ठीक है। इंदिरा कॉल दोस्तों 37 डिग्री 6 मिनट पर है, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट पर है, ठीक है, इंदिरा कॉल। और यहाँ पर ये जो कन्याकुमारी है ना, ये 8 डिग्री 4 मिनट पर है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों ऐसे अंडमान निकोबार आ जाता है, ठीक है। अंडमान निकोबार यहाँ वाला आ जाता है 6 डिग्री 4 मिनट पर, मतलब ये और नीचे आ जाता है अंडमान निकोबार, ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट। और ये जो किबुथु है, ये किबुथु सॉरी यहाँ पर है, ये आ जाता है 97 डिग्री 25 मिनट पर, ठीक है। और यहाँ पर ये गौर माता है, ये गौर माता आ जाता है दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट पर आ जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें हमको पता होनी चाहिए और पता होना ही चाहिए। तो ये जो पिग्मेलियन, ये जो इंदिरा पॉइंट है ना, इसी को पिग्मेलियन पॉइंट के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये दक्षिण भारत में, ठीक, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा दोस्तों, थोड़ा सा समझिएगा। ये जो अंडमान निकोबार का यहाँ पर जो आखिरी पॉइंट है, उसको इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 110वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों एंड्रोट द्वीप है, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, ये है दोस्तों एंड्रोट द्वीप, ठीक है, ये देखिए एंड्रोट द्वीप है, यही सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोट द्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप का। 111वां है, जून 2023 के अंत में पूरे वर्ष का लक्ष्य के प्रतिशत के रूप में भारत में राजकोषीय घाटा क्या रहा है? तो भारत का राजकोषीय घाटा 25.3% रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट, राजकोषीय घाटा क्या होता है? पूरा राजस्व, पूरा आय, पूरा व्यय में से पूरा आय घटा देते हैं, उसके बाद जो उधार और अन्य देयताएं होती है उसको भी घटा देते हैं, ठीक है, ये ध्यान देना है। 112वां, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज योजना के तहत नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य दोस्तों क्या है? भारत के बारे में डिजिटल संसाधनों का एक ओपन एक्सेस डेटाबेस बनाना है दोस्तों, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। 113वां है, भारत और मालडोवा के बीच बैठक के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी? तो वो कृषि के संबंध में चर्चा हुई थी, सी ऑप्शन हो जाए। कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौते ज्ञापन पर MOU पर हस्ताक्षर किया गया था दोस्तों, ठीक है। 114वां है, चंद्रयान 3 के मिशन में लूनर ऑर्बिट इंसर्शन LOI का क्या उपयोग था? डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, या अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करता है, ठीक है। 115वां, वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMAY के तहत कितने ऋण स्वीकृत किए गए हैं दोस्तों? 6.23 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए। इसके तहत दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अप्रैल 2015 में आई थी। इसके तहत 3 प्रकार के ऋण दिए जाते हैं, शिशु ऋण, किशोर ऋण और तरुण ऋण। शिशु ऋण दोस्तों 50,000 तक दिए जाते हैं, किशोर ऋण दोस्तों 50,000 से 5 लाख तक दिए जाते हैं,
और तरुण ऋण दोस्तों 5 लाख से 10 लाख के बीच दिए जाते हैं। ठीक। 116वां, हाल ही में ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने किस शहर में पिसु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है? तो चेंगदू में जीता है। ठीक है। 117वां, रूस अफ्रीका शिखर सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित वक्तव्यों में से क्या था? ये आर्थिक संबंधों के बारे में था दोस्तों। ठीक है, रूस और अफ्रीका के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना। ठीक है। 118वां है, निम्नलिखित में से भारत 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन WCC 2023 की मेजबानी कब करेगा दोस्तों? तो ये 25 सितंबर से 28 सितंबर के बीच में करेगा। ठीक है। 119वां, विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस हर साल निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो वो 1 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। 1 अगस्त को बाल गंगाधर तिलक का जो है, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हुई थी 1 अगस्त 1920 में दोस्तों, है कि नहीं, जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। 120वां है, निम्नलिखित में से विश्व स्तनपान सप्ताह 2023 की थीम क्या है? तो माता पिता को सशक्त बनाएं, स्तनपान कराने में सक्षम बनाएं। ये नहीं है, लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क, ये है, 2 बार वर्क है, यही वाला इसका सही है दोस्तों। ठीक है। 121वां है, भारत और मलेशिया के बीच किस प्रकार के मुद्रा प्रयोग द्वारा व्यापार निपटान की घोषणा की गई है? तो भारतीय रुपया के द्वारा। ठीक है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कब प्रदान किया जाता है? अभी ऊपर बताए थे 1 अगस्त को। ठीक है। अब की लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? मोदी को मिला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक। 123वां, निम्नलिखित में से नीरजा चौधरी द्वारा लिखित नई पुस्तक का शीर्षक क्या है? हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 124वां, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अब निजी संस्थानों द्वारा अन्वेषण के लिए खुला है? तो यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम नहीं, लिथियम, बेरिलियम और नियोबियम दोस्तों, ये बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 125 से विवाद से विश्वास 2.0 योजना की घोषणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? तो निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई है। 126वां है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना, लोक नृत्य और क्षेत्र दोस्तों। ठीक है। तो जवारा दोस्तों कहाँ का है? बुंदेलखंड का है दोस्तों। ठीक है। और नरसिंह दोस्तों कहाँ का है? नरसिंह दोस्तों ब्रज क्षेत्र का है। और नटवरी दोस्तों पूर्वांचल का है। और जोगनी अवध क्षेत्र का है। तो इस हिसाब से दोस्तों ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 127वां है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है? तो 508 रेलवे स्टेशनों की। ठीक है। कथन कारण बताना है। लखपति दीदी योजना स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों की आमदनी बढ़ाकर लखपति बनाने के उद्देश्य से की गई। ये सही बात है, क्योंकि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संचालित इस योजना के तहत समूह की महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही अपना उद्यम शुरू करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ये भी सही है और सही स्पष्टीकरण भी है इसका। ठीक है। 129वां, हाल ही में लॉन्च चंद्रयान 3 की अपनी यात्रा शुरू होने के बाद चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचने में कितना समय लगा? तो 23 दिन लगा दोस्तों। हम लोग पता है 14 जुलाई को ये जो है लॉन्च किया गया था 2023 को, और कब पहुंचा था? 23 अगस्त को पहुंचा था। ठीक है। ये कितना दिन हो गया? 23, 18, 31, 41 दिन हो गया दोस्तों। अब 41 दिन नहीं, मतलब चंद्रमा पर ये लैंड किया 23 को, चंद्रमा की एटमॉस्फेयर में देखिए पहुंचा लिखा है, चंद्रमा की कक्षा में ये 23 दिन बाद पहुंचा है। तो यहां से ये ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि अगर 23 तारीख हमको याद है तो हम आंसर गलत कर देंगे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। 130वां है, कथन कारण की व्याख्या करना है, बताना है। उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम 28 जनवरी 2023 को राज्य सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। सही स्टेटमेंट है, क्योंकि प्रदेश में मोटे अनाज ज्वार, बाजरा, कोदो, सांवर, रागी, मंडुआ आदि की खेती, प्रसंस्करण एवं उपभोग को बढ़ावा देने हेतु इस कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। सही स्टेटमेंट और इसकी व्याख्या भी कर रहा है दोस्तों। ठीक है। 131वां है, ए बी से 5 वर्ष छोटा है। ठीक है, ए बी सी कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और बी सी से 3 गुना बड़ा है। यदि सी 4 वर्ष पहले 10 वर्ष का था तो ए की आयु बताना है, मतलब बी सी से 3 गुना बड़ा है, बी सी से 3 गुना बड़ा, तो सी को एक्स मान लेते हैं तो बी 3 गुना बड़ा हो गया, और ए बी से 5 वर्ष छोटा है तो ए बी से तो 3x - 5 हो गया। ठीक है। अब कह रहा है यदि सी 4 वर्ष पहले 10 वर्ष का था, तो 4 वर्ष पहले 10 का था तो वर्तमान में कितना हो गया? 14 का हो गया, तो x बराबर 14 हो गया, तो ये कितना हो गया? 14। तो किसका पूछा है? ए की 6 वर्ष बाद, तो 14 3 42, 42 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 37, और 6 वर्ष बाद तो 37 + 6 43 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। 132वां है, यदि 100 छात्रों की कक्षा में 40 छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 40 छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 20 हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए, 20 हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए और 12 छात्र अंग्रेजी हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, तो इसको ऐसे करते हैं 40 20 60 जोड़ लेते हैं, जब दोनों में उसको घटा देते हैं 12, 60 में से 12 घटाते हैं 48, मतलब अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में
उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, तो 100 में से 48 घटा देंगे तो 52 हो जाएगा उत्तीर्ण, ठीक है। 133वां, किसी घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर है। तो घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 6a स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये 216 है, तो कितना हो गया, ये 36 हो गया और a बराबर 6 हो गया, ठीक है। यहां से तो अब उसका आयतन बताना है, तो आयतन कितना होता है इसका, a क्यूब हो जाता है इसका सरफेस, तो a 6 6 36 छक्के 216 हो जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा। 134वां है, यदि सिस्टर को कूट में ये लिखा जाए तो ARC को ये लिखा जाए तो अरेस्ट को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें सब इसी में छुपा हुआ, a को क्या लिखा जा रहा है 6, r को क्या लिखा जा रहा है, r को 5 5, ठीक है। तो ये 5 5 हो गया। e को क्या लिखा जा रहा है, e को देखिए इधर से, e को इधर से दूसरा है 4 लिखा जाए, 6 5 5 4 है कहीं, 6 5 5 4, ये मिला एक, तो बी आंसर ही सही हो जाएगा, ठीक। 135वां है, एल के देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 खाने हैं, 12 हैं, तो 4 4 या 3 3 का ग्रुप बनता है दोस्तों, ठीक है। तो 4 4 का ग्रुप बना लेते हैं। ये एल के डॉट एल के एम एन, देखिए एल के एम एन, एल के एम एन, एल के एम एन, एल के एम एन, हाँ हो गया, एल के एम, पहला एम आएगा तो सी ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 136वां देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी 12 है, या तो 4 4 का ग्रुप बनाए या तो 3 3 का ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। तो इसका 4 4 का ग्रुप बनाते हैं। ए बी, देखिए ए बी शुरू हो रहा है तो यहाँ बी इस हिसाब से होना चाहिए, ए बी मतलब बी यहाँ रहा है तो हो सकता है बी यहाँ आ जाए, ठीक है। अब ए बी, तो इस हिसाब से देखिए लास्ट में ए बी है कहीं, ये है, और लास्ट में ए बी हो गया तो एक गैप छोड़ के फिर बी देखिए मिला, ये है कि नहीं, फिर लास्ट में बी मिला और इसका मतलब यहाँ पर सी आएगा, तो सी ऑप्शन ही इसका हो गया। तो मतलब ऑप्शन से भी ऐसे हम लोग कर सकते हैं। 137 हो गया, सुचित्रा पुष्पा से लंबी है, सुचित्रा पुष्पा से लंबी है लेकिन मालती से छोटी है, लेकिन मालती से छोटी कर देते हैं, और लेकिन मालती से छोटी और गीता विजय से छोटी है। सुचित्रा पुष्पा से लंबी है लेकिन मालती से छोटी और गीता विजय से छोटी है, और गीता जो है विजय से छोटी है, ठीक है। विजय पुष्पा जितनी लंबी नहीं है, विजय जो है ये पुष्पा जितनी लंबी नहीं है, ठीक है। तो यहां रख देते हैं इसको ऐसे, है कि नहीं, यहां जाएगा, ये लंबी नहीं। यदि सभी एक पंक्ति में अपनी ऊंचाई के अनुसार खड़ी हो तो मध्य में कौन आएगा, मध्य में पुष्पा आ जाएंगी, ये है कि नहीं, तो पुष्पा आंसर हो जाएगा इसका। 129वां है, 8 5 13 13 8 21, 13 8 21 यहाँ जाएगा, है कि नहीं, तो 21 13 34 ऐसे आ जाएगा, तो ये 21 इसका आंसर हो जाएगा। 139वां कहता है, अरुणा कहता है कि यह लड़की, अरुणा है कहता है कि यह लड़की मेरी माता, इनकी माता हो गई यहाँ, मेरी माता के पौत्र की पत्नी है, मेरी माता के पौत्र मतलब इनका लड़का यहाँ आ जाएगा, मतलब मेरी माता के पौत्र यहाँ पर आ जाएगा, मतलब इनकी माता का पौत्र इनका लड़का आ जाएगा कह सकते हैं, ठीक है। पौत्र की पत्नी है कि नहीं, तो अरुण जो है ये अरुण, इस लड़की का क्या लगेगा, तो इस लड़की का ये ससुर लगेगा, है कि नहीं, ये हो जाएगा। 140वां है, नीचे दी गई आकृति में x का मान बताना है, तो 8 दूनी 16 ये हो गया और 8 2 10 ये हो गया, ठीक है। 9 चौक 36 ये हो गया, 9 4 13, यहाँ ऐसे 13 आंसर इसका हो जाएगा, ऐसे ही 4 चौक 16 और 4 4 8 आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने पूरे 140 क्वेश्चन विद मैपिंग के साथ, फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ, डिटेलिंग बैकग्राउंडिंग के साथ उसका बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके हम लोगों ने बहुत अच्छे से उसको कवर किया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा और काफ़ी हेल्पफुल होगा एग्जाम में। तो दोस्तों सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।